Assalamu alaikum class, welcome back to database system lecture. Today और फिफ्थ लेक्चर ऑफ database management system. आज के लेक्चर में हम क्या बात करेंगे, डेटाबेस रिलेशनल डेटाबेस मॉडल की सारी हिस्ट्री, क्या रिलेशन है, एट्रीब्यूट क्या है, डोमेन क्या है, टुपल क्या है, डिग्री क्या है, कार्डिनलिटी क्या है, ये सारे कुछ पॉइंट्स जो है ये सब के सब हम लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में कवर कर चुके हैं. ओके ऑब्जेक्टिव में आज बेसिकली जो हमने कीज़ पढ़नी है वो हमारा बेसिक टॉपिक का जो कंसर्न है वो डिफरेंट कीज़ क्या है, रिलेशनल डेटाबेस में इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट्स क्या होती हैं और उन कॉन्स्टेंट्स की क्या फंक्शन और क्या पर्पज़ है. ब्रीफ हिस्ट्री बताई हुई है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल की. हमें पता है ईएफ कॉर्ड ने, मैंने आपको पहले भी बताया लेक्चर 2 और 3 में, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल सिस्टम ईएफ कॉर्ड ने प्रेजेंट किया था. बेसिक पर्पस ये था कि हमारे डेटाबेस में जितनी भी डुप्लीकेशन या जितनी भी रिडंडेंसीज हैं उन रिडंडेंसीज को रिमूव किया जाए और हायर डिग्री ऑफ डाटा इंडिपेंडेंस प्रोवाइड की जाए. कल वाले लेक्चर में जिसमें मैंने आपको 3 लेवल आर्किटेक्चर पढ़ाया उसमें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन ये किया है कि डाटा इंडिपेंडेंस क्या होती है. इसका मतलब ये कि अगर हम एक लेयर पे डाटा चेंज करें, कोई फाइल ऑर्गेनाइजेशंस हमने चेंज कर दी है या हमने कोई फॉर्मेट चेंज कर दिया डाटा का, तो वो हमारी अपर कॉन्सेप्चुअल लेवल या एक्सटर्नल लेयर पे उसका इफेक्ट या इम्पैक्ट नज़र नहीं आना चाहिए. दूसरा, ये रिडंडेंसी या डुप्लीकेशन रिमूव करती है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. जब हमारे टेबल में कोई भी रिपीटिंग ग्रुप नहीं एग्जिस्ट करता, कोई भी डुप्लीकेशन नहीं होती, तब हमारा टेबल नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में हो जाता है. एक्चुअली रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नॉर्मलाइज्ड टेबल में ही डाटा स्टोर कर होता है. ये ब्रीफ हिस्ट्री है जिसमें 1974 में बताया हुआ है कि आईबीएम वालों ने एक सिस्टम आर डेवलप करना शुरू किया था जिसमें उसने सबसे पहला प्रोटोटाइप रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रेजेंट किया था. उसके बाद 1979 में एक रिलेशनल सॉफ्टवेयर बना था जिसको ओरेकल कोऑपरेशन ने 1979 में पहली दफ़ा हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अवेलेबल हुआ था कमर्शियली, जिसको ओरेकल कोऑपरेशन ने प्रेजेंट किया था. और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की मल्टीपल एग्जांपल्स है जिसमें DBA2, सैप, साइबेस, AES, इन्फॉर्मेक्स, इनग्रेस, डिफरेंट जो है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं. ये ब्रीफ सी एक हिस्ट्री है, एक बहुत ब्रीफ सी, आप एक बार इसको स्लाइड को स्टडी करें. बेसिक क्या है, हमारे डाटा के स्ट्रक्चर्स क्या है, ये सब वही रेपिटिशन है, रिवीजन है एक तरह से, जो लेक्चर हम कवर कर चुके हैं लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में, जिसमें ये डिफाइन किया हुआ है व्हाट इज़ रिलेशन. रिलेशन क्या, एक्चुअली मैं अपने टेबल को क्या कहती हूँ, रिलेशन कहती हूँ. टेबल के पास दो ही चीज़ें होती हैं, एक रोज और एक कॉलम. इस टू को निगलेक्ट कर दें. टेबल के पास एक उसका नाम होगा और उसमें कुछ रोज होंगे और उसमें कुछ कॉलम्स होंगे. एन एट्रीब्यूट इज नेम्ड कॉलम ऑफ अ रिलेशन. एट्रीब्यूट क्या होता है, टेबल के कॉलम्स जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं. इस एट्रीब्यूट का सीक्वेंस मैटर नहीं करता कि स्टूडेंट आईडी फर्स्ट पे आना चाहिए या स्टूडेंट नेम. आप किसी भी सीक्वेंस में एट्रीब्यूट जो है वो सेट कर सकते हैं. नेक्स्ट, डोमेन ऑफ रिलेशन ये बताती है कि ये जो हमने एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए हैं इसमें किस किस्म का डाटा जो है वो हमने स्टोर करना है. टुपल, मेरे पास एक टेबल की रोज या रिकॉर्ड जो है वो मेरे पास क्या है, टेबल के टुपल्स क्या है. डिग्री, मेरे पास नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स के, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट रिलेशन में 4 एट्रीब्यूट्स हैं तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 4. और अगर स्टूडेंट रिलेशन में 5 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड पड़ा है तो उसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, 5. ये सब रिवीजन है, ये हम लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में डिटेल्ड क्लास में डिस्कस कर चुके हैं ये सब कुछ. इस डायग्राम पे आ जाए, ये भी डायग्राम आपने लेक्चर 2 और 3 में देखी हुई है जिसमें मेरे पास रिलेशन क्या बताया हुआ है, ब्रांच इज अ रिलेशन. ब्रांच रिलेशन के पास 4 एट्रीब्यूट्स हैं जिसमें ब्रांच नंबर, स्ट्रीट, सिटी और पोस्टल कोड है. कार्डिनलिटी ये बता रही है कि ये 1 2 3 4 5 इसमें रोज है और डिग्री ये बता रही है 1 2 3 4 इसके पास कॉलम है. सिमिलरली मेरे पास एक स्टाफ का टेबल है. नाउ दिस इज डिफाइनिंग ब्रांच नंबर इज द प्राइमरी की ऑफ ब्रांच टेबल. ब्रांच नंबर की जो प्राइमरी की है वो क्या होती है, ब्रांच नंबर. और ये स्टाफ के टेबल में भी ब्रांच नंबर का एक एट्रीब्यूट पड़ा है जो कि एक्चुअल मेरे ब्रांच टेबल की प्राइमरी की है. सेम एज इट इज़ ये वाला कॉलम यहाँ पर आके क्या बन गया मेरे पास, फॉरेन की बन गया. इसका क्या मतलब, इस ब्रांच वाले टेबल में जितना भी ब्रांच नंबर का रिकॉर्ड होगा वो सिमिलर होगा या मैचिंग होगा इस ब्रांच नंबर के जो मेरे पास स्टाफ के टेबल में एज आ फॉरेन की एग्जिस्ट करी है. इसको रेफरेंशियल इंटेग्रिटी भी कहते हैं. ओके, रिलेशनल डेटाबेस की क्या डेफिनेशन है, कलेक्शन ऑफ नॉर्मलाइज्ड रिलेशन विद डिस्टिंक्ट रिलेशन है.
डिफरेंट टेबल्स के डिफरेंट नाम जब कंबाइन होते हैं और एक डेटाबेस में रखे जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, रिलेशनल डेटाबेस। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का टेबल है मेरे पास, टीचर का टेबल है मेरे पास, कोर्स का टेबल है मेरे पास। ये तीन टेबल जो है मेरे पास कंबाइन होके KFUEIT के डेटाबेस में पड़े हैं, तो KFUEIT का पूरा डेटाबेस क्या बन गया, रिलेशनल डेटाबेस बन गया। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे दे सकती हूँ कि ये आप इस टेबल पे आ जाएं। ब्रांच का टेबल है, स्टाफ का टेबल है, इसके अलावा प्रॉपर्टी फॉर रेंट का टेबल है, क्लाइंट का टेबल है, प्राइवेट ओनर का टेबल है। ये मल्टीपल टेबल कंबाइन हो के मेरे पास ड्रीम होम लैंड के स्टडी की रिलेशनल डेटाबेस बना रहे हैं। ओके, डेटाबेस रिलेशंस में दो तरह की चीज़ें होती हैं। स्कीमा मैंने आप लोगों को पहले डिफाइन किया हुआ है। कोई भी स्ट्रक्चर जब आपने डिफाइन करना है टेबल का, वो मेरे पास क्या है, स्कीमा है, और उसको मैं क्या कहती हूँ, रिलेशनल स्कीमा। यानी रिलेशन का मतलब टेबल, और स्कीमा उस टेबल का स्कीमा क्या डिफाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने स्टूडेंट जो है वो आपका रिलेशन है, इसका स्कीमा डिफाइन करना है, तो आपने कैसे डिफाइन करना है, स्टूडेंट, टेबल का नाम लिख दिया, देन स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट एड्रेस। ये तीन जो है आपने कॉलम्स अपने स्टूडेंट के टेबल में ऐड कर दिए। जब आपने ये तीन कॉलम डिफाइन कर दिए और डेटा टाइप डिफाइन कर दी कि स्टूडेंट ID इंटीजर होना चाहिए, स्टूडेंट नेम कैरेक्टर होना चाहिए, और स्टूडेंट एड्रेस भी कैरेक्टर होना चाहिए। जब आपने ये डेफिनेशन कर दी, इसका क्या मतलब, आपने अपने स्टूडेंट टेबल का स्कीमा डिफाइन कर दिया। रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा का मतलब ये है कि आपने स्टूडेंट टेबल का स्कीमा, टीचर टेबल का स्कीमा, कोर्स टेबल का स्कीमा, यानी कि मल्टीपल टेबल का जब आपने स्कीमा डिफाइन करके एक जगह रख दिया है, तो वो पूरे डेटाबेस का स्कीमा क्या है, डिफाइन हो गया। सेट ऑफ रिलेशनल स्कीमा, यानी कि ये जो मल्टीपल टेबल्स हैं उनका जो आपने स्ट्रक्चर डिफाइन किया, ईच विद अ डिस्टिंक्ट नेम, हर एक का डिफरेंट नेम है, तो वो कंबाइन होकर मेरे पास रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा बना लेते हैं। ये एक्चुअल एग्जाम्पल है स्कीमा की। टेबल का नाम क्या है या रिलेशन का नाम क्या है, ब्रांच। क्या होना चाहिए इस ब्रांच के पास, चार एट्रीब्यूट, एक ब्रांच नंबर, एक सिटी, एक स्ट्रीट और एक पोस्टल कोड। ये चार जो है इसके एट्रीब्यूट्स हैं ब्रांच टेबल के। ये क्या हो गया, रिलेशनल स्कीमा हो गया। अब ब्रांच, स्टाफ, प्रॉपर्टी फॉर रेंट, क्लाइंट, प्राइवेट ओनर, व्यूइंग, रजिस्ट्रेशन, ये मेरे पास मल्टीपल रिलेशंस हैं, और हर एक रिलेशन का, हर एक टेबल का आगे उसका स्कीमा डिफाइन है। जब ये कंबाइन होके एक डेटाबेस में मैं स्टोर करूंगी तो ये क्या बन जाएगा, रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा बन जाएगा। और सिंगल एक टेबल को मैं डिफाइन कर रही हूँ कि ये एक टेबल है, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स की ये डाटा टाइप है इनकी, ये डोमेन है, तो ये मेरे पास एक सिंगल रिलेशनल स्कीमा बन जाएगा। प्रॉपर्टीज़ क्या है, टेबल के पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, या फिर रिलेशन के पास क्या क्या चीज़ें होनी है। टेबल के पास एक यूनिक नाम होना चाहिए। हर एक रो में डिफरेंट एटॉमिक वैल्यू, एक सिंगल वैल्यू का डाटा पड़ा होना चाहिए। हर एट्रीब्यूट का नाम जो है वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, यानी कि स्टूडेंट ID वाला कॉलम एक ही दफ़ा आएगा स्टूडेंट के टेबल में, वो दो दफ़ा कॉलम एग्जिस्ट नहीं करेगा। हर कॉलम का नाम डिफरेंट होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, हर एट्रीब्यूट की डोमेन डिफाइन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ID में सिर्फ आप इंटीजर वैल्यू रख सकते हो और 3 डिजिट की स्टूडेंट ID रख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। आपने अपनी मर्जी की डोमेन उसमें डिफाइन की होगी। हर जो रिकॉर्ड है उसमें डिफरेंट डाटा पड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टूडेंट ID में 001 भी पड़ा और 005 भी पड़ा हो। नो, ओनली सिंगल रिकॉर्ड आपका एक टुपल को रिप्रेजेंट करना चाहिए। ऑर्डर एट्रीब्यूट का भी मैटर नहीं करता और टुपल का भी मैटर नहीं करता, यानी कि अगर आपने स्टूडेंट ID पहले लिख दिया, स्टूडेंट नेम बाद में लिख दिया, स्टूडेंट एड्रेस थर्ड में लिख दिया है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। किसी और स्टूडेंट ने स्टूडेंट नेम पहले लिख दिया, स्टूडेंट ID सेकंड कॉलम बना दिया, स्टूडेंट एड्रेस थर्ड कॉलम बना दिया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कोई भी ऑर्डर रख सकते हैं एट्रीब्यूट का। मस्ट नहीं है कि ये पहले स्टूडेंट ID ही आएगा, फिर स्टूडेंट नेम आएगा, फिर स्टूडेंट एड्रेस आएगा। नो, कोई भी आप रख सकते हैं। सेम ऐसे ही आप रिकॉर्ड भी एंटर कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जिस तरह चाहे आप रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं। सिर्फ फ़र्क तब पड़ता है जब हम क्यूरी करते हैं कि हम असेंडिंग ऑर्डर में स्टूडेंट का नेम देखना चाहते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में। वो बैक एंड पे यूज़र की मर्जी कि वो किस तरह व्यू करना चाहता है। आप रिकॉर्ड किस ऑर्डर में रखते हैं ये मैटर नहीं करता। अब रिलेशनल की कुछ, रिलेशनल टेबल की, रिलेशनल स्कीमा की, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की कीज़ हैं, जिसमें प्राइमरी की है, फॉरेन की है, कैंडिडेट की है और सुपर की है। क्या होती है सुपर की? एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ टुपल विद इन अ रिलेशन। Candidate key is a super key such that no proper subset is super key within a relation. Primary key, the candidate key that is selected to identify the tuples uniquely within the relation, and foreign key, an attribute or set of attributes within one relation that matches the candidate key of
सम रिलेशन, ये जो ऊपर मैंने डायग्राम में एक्सप्लेन किया प्राइमरी और फॉरेन की का रिलेशनशिप, ये सिर्फ वही एक्सप्लेन किया हुआ है। ब्रांच की टेबल के पास ब्रांच नंबर है तो प्राइमरी की है। प्राइमरी की दो कंडीशन होती हैं, एक ये कि इसमें कोई भी नल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, दूसरा ये कि हर एक रिकॉर्ड को ये इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करे। ब्रांच नंबर 5 अपनी सिटी, स्ट्रीट और पोस्टल कोड को आइडेंटिफाई करे। ब्रांच नंबर 7 अलग रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करे। दिस इज प्राइमरी की कंडीशन। और फॉरेन की मेरे पास क्या होती है, जो एक टेबल की प्राइमरी की है वो ही मेरे किसी दूसरे टेबल में जाके एज आ फॉरेन की बन जाती है। फॉर एग्जांपल मैं ये पता करना चाहती हूँ कि ब्रांच नंबर B005 में कौन सा स्टाफ जो है वो काम कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने स्टाफ वाले टेबल में यही वाली ब्रांच नंबर वाला कॉलम ब्रांच की टेबल से उठा के यहाँ पर रख दिया, तो यहाँ पर आके मेरे पास क्या बन गया, फॉरेन की। अब जब यहाँ पर आके फॉरेन की बन गई, इसका क्या मतलब कि स्टाफ के पास भी सारे ब्रांच नंबर आ गए। अब अगर मैंने ये पता लगाना है कि ब्रांच नंबर 5 पे कौन सा एम्प्लॉय काम कर रहा है, जॉन वाइट, तो मैं ये स्टाफ की टेबल से गेट कर सकती हूँ। दिस इज प्राइमरी और फॉरेन की रिलेशनशिप। इसको रेफरेंशियल इंटेग्रिटी भी कहा जाता है, यानी कि जो डाटा मेरे पास प्राइमरी की में है, किसी एक टेबल के कॉलम में एट्रीब्यूट में डाटा है, वो सिमिलर किसी दूसरे टेबल में ही पड़ा होगा जब वो किसी दूसरे टेबल में जाके एज अ फॉरेन की बन जाएगी। ओके, नेक्स्ट रिलेशनल रिप्रेजेंटिंग रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा। रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा कंसिस्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ नॉर्मलाइज्ड रिलेशन। ये कहना चाह रहा है कि रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम में कोई लिमिट नहीं है कि आप 3 या 4 या 5 टेबल बना सकते हैं, आप उसमें अनलिमिटेड जितने मर्जी चाहें टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। कंडीशन इज दैट कि हर टेबल का नाम जो है वो दूसरे टेबल से डिफरेंट होना चाहिए। ड्रीम होम के केस स्टडी आपको एक दी हुई है जिसके मल्टीपल टेबल ये दिखाए हुए हैं, जिसमें प्रॉपर्टी फॉर रेंट का एक टेबल है, क्लाइंट का टेबल है, प्राइवेट ओनर का एक टेबल है, ब्रांच का एक टेबल है और स्टाफ का एक टेबल है। ये इसकी ड्रीम होम की केस स्टडी है जिसमें मल्टीपल टेबल बताए हुए हैं, इनके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, उन एट्रीब्यूट्स में किस किस्म का डाटा पड़ा है, उसमें प्राइमरी की कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं और फॉरेन की कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं। नेक्स्ट इज इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट। व्हाट आर कॉन्स्ट्रेंट? कॉन्स्ट्रेंट्स आर एक्चुअली कंडीशंस। आपने क्या करने होते हैं, कोई सेट ऑफ रूल्स डिफाइन किए हुए हैं, कोई कंडीशंस लगाई हुई है कि इस किस्म का ही डाटा जो है, या कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं आपने अपने डाटा में कि यही डाटा जो है वो एंटर होगा। फॉर एग्जांपल आपने इस प्रॉपर्टी फॉर रेंट वाले टेबल पे कॉन्स्ट्रेंट ये लगाई हुई है कि इसमें वेरिएबल डाटा भी होना चाहिए और न्यूमेरिक डाटा भी होना चाहिए, ठीक है। सिटी वाले में आपने ये कॉन्स्टेंट लगा दी, इसमें कोई भी नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, इसमें मस्ट सिटी जो है वो यूज़र की एंटर होनी चाहिए। ये डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स आपने बता दिए कि प्रॉपर्टी फॉर रेंट में जो प्रॉपर्टी नंबर है ये मस्ट प्राइमरी की होना चाहिए, और प्रॉपर्टी फॉर रेंट में ही ब्रांच नंबर जो है ये मेरा फॉरेन की होना चाहिए। ये आपने क्या किया, अपने टेबल पे कंडीशंस लगा दी हैं, ये कॉन्स्टेंट सेट कर दिए। नल कॉन्स्टेंट क्या करती है, रिप्रेजेंटिंग नल वैल्यूज़। इसमें क्या करूँगी, अगर मैं फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी फॉर रेंट का टेबल क्रिएट कर रही हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि अगर यार किसी को सिटी नहीं पता तो यहाँ पर नल लिखा हुआ आ जाए, यहाँ पर लंदन की जगह नल लिखा हुआ आ जाए, गॉस्लो की जगह नल लिखा आ जाए। इसमें होगा क्या कि जब मैं क्रिएट करूँगी सिटी वाला कॉलम तो इसके साथ मैं अलाउ नल्स वाला चेक बॉक्स होगा एसक्यूएल में, वो टिक कर दूँगी। जैसे ही मैं उसको चेक बॉक्स को टिक करूँगी तो ये मेरे पास सिटी में जिन जिन एम्प्लॉयज़ की मुझे सिटी पता है वो मुझे दिखा देगा, और जिन जिन एम्प्लॉयज़ की सिटी नहीं पता या प्रॉपर्टी की सिटी नहीं पता वहाँ पर नल वैल्यू शो कराना शुरू कर देगा। ये तब होता है जब आपके पास कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं पड़ी हुई, ये स्पेसेस और जीरो कंसीडर नहीं करता, उसकी जगह ये क्या करता है, एब्सेंस ऑफ वैल्यू शो कर देता है। नेक्स्ट मेरे पास एंटिटी इंटीग्रिटी है, यानी कि मेरे पास प्राइमरी की है जिसकी दो ही कंडीशन है कि एक तो उसमें कोई भी नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए और दूसरा उसको क्या करना चाहिए, हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहिए। नेक्स्ट इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, यानी कि फॉरेन की कॉन्स्टेंट जो कि ये बताती है कि ये ब्रांच वाले टेबल का जो डाटा है ये सिमिलर डाटा ही मेरे स्टाफ वाले टेबल में होगा। अगर ब्रांच नंबर जो है कॉलम यहाँ से सिमिलर कॉलम ही कॉपी होके स्टाफ वाले टेबल में आएगा तो ये मुझे इंफॉर्मेशन देगा कि कौन सी ब्रांच में कौन सा जो स्टाफ है वो काम कर रहा है। नेक्स्ट कुछ जनरल कॉन्स्टेंट्स होती हैं जो कि हम रन टाइम पे यूज़र जो है वो अपनी मर्जी की कॉन्स्टेंट ऐड कर सकता है। फॉर एग्जांपल वो पासवर्ड की फील्ड में ये कॉन्स्टेंट ऐड कर दे
कि एक लेटर कैपिटल होना चाहिए, एक स्मॉल होना चाहिए, उसमें कोई करेक्टर भी इंक्लूड होना चाहिए, कोई डिजिट भी इंक्लूड होना चाहिए। जो भी कॉन्स्टेंट्स एम्प्लॉय रखना चाहता है वो यहाँ पर रख दे। ईमेल पे कॉन्स्टेंट लगा दी उसने, @ का साइन भी होना चाहिए और .com भी लिखा आना चाहिए, ये उसने ईमेल पे कोई भी कॉन्स्टेंट लगा दी। दीज आर जनरल कॉन्स्टेंट जो कि हमारे एम्प्लॉय डिफाइन करते हैं। इसके अलावा नल कॉन्स्टेंट्स है, नॉट नल कॉन्स्टेंट, और भी बहुत सारी कॉन्स्टेंट हैं, चेक कॉन्स्टेंट है, डिफ़ॉल्ट कॉन्स्टेंट है। ये सारी कॉन्स्टेंट हम अपने लैब वाले लेक्चर्स में करेंगे भी और उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। और ये फिलहाल लेक्चर के लिए जो बेसिक इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स है उसमें नल कॉन्स्टेंट्स आती हैं, एंटिटी इंटीग्रिटी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी और जनरल कॉन्स्टेंट्स हैं। ये जो मेरे पास अब टेबल्स हैं, ये मेरे पास ड्रीमलैंड जो केस स्टडी है उसके टेबल्स डिफाइन किए हुए हैं कि कौन कौन से कॉलम्स हैं, रिलेशंस हैं, उनमें कौन से कॉलम्स हैं, उनमें किस किस्म का डाटा पड़ा हुआ है। आगे हम सारी बुक में जितनी भी पूरी हमारे लेक्चर्स हैं, सारे लेक्चर्स में हम इसी के स्टडी पे काम करेंगे जिसमें हमारे पास टेबल पड़े हैं और उसी से हम डाटा फैच करेंगे, क्रिएट करेंगे, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट और जितने भी सारे फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करेंगे। ओके क्लास, दिस इज़ टुडेज लेक्चर। अब लेक्चर नंबर 1 to 5 आपकी क्लास की जो असेसमेंट है, जो 30 मार्क्स की असेसमेंट होगी आपकी वेडनेसडे वाले दिन, 1 और 15 मिनट की वो असेसमेंट होगी। उसमें आपने क्या करना है, लेक्चर 1 to 5 लेक्चर जो कि 1 से लेके 3 तक लेक्चर हम क्लास में कवर कर चुके हैं वो, और ये जो 2 लेक्चर मैंने आपको ऑनलाइन दी, ये 2 लेक्चर इंक्लूडेड हैं उस असेसमेंट में। वो आपका एज अ क्विज टाइप कंसीडर होगा, 30 मार्क्स जिसमें आपकी अटेंडेंस मैंडेटरी है। ओके ओके क्लास, थैंक यू।